सुशासन की महत्वपूर्ण शर्त समय पे न्याय भी होता है और त्वरित न्याय भी होता है। उत्तर प्रदेश के अंदर 10 जनपद ऐसे थे जिनके पास अब तक अपनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं थी, वे किराए के भवन में जैसे तैसे चल रहे थे। उन 10 जनपदों में न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े हुए सभी कार्यक्रमों को हम इंटीग्रेटेड भवन बना करके उसी के साथ जोड़ करके उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकें, इसके लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस सप्लीमेंट्री डिमांड में हम लोगों ने अलग से की है, जिससे उन सभी 10 जनपदों में एक साथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की स्थापना हो सके और तुरंत और सरल और सुलभ न्याय की व्यवस्था वहां पर लोगों को दे सकें, आम जन को दे सकें। इसके लिए भी ये व्यवस्था यहां पर की जा रही है। अनुपूरक बजट को लेकर के देखेंगे तो हमारा प्रदेश शासन का 22-23 का ये बजट लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए का पहुंचने जा रहा है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए अपेक्षा की जाती है जहां पे 25 करोड़ की आबादी निवास करती थी, उस बड़ी आबादी के लिए एक बड़ी सोच के साथ हम कार्य कर सकें और बड़ी सोच के साथ कार्य करते हुए हम लोगों ने इस दौरान बेहतरीन वित्तीय प्रबंधन का उदाहरण भी प्रस्तुत किया। आज देश के अंदर जिन राज्यों की आबादी उत्तर प्रदेश से 1/6 है, 1/8 है, 1/4 है, वे लोग घाटे का बजट प्रस्तुत करते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व सरप्लस स्टेट है। यह उत्तर प्रदेश की उपलब्धि है। लगातार पिछले 5 वर्षों से राज्य सरकार ने अपनी इस वित्तीय प्रबंधन का लोहा मनवाया है। बजट में एफआरबीएम की सीमा को कोविड-19 के बावजूद भी हम लोगों ने कभी लांघा नहीं, उसको उस सीमा के दायरे में रहकर के बजट भी बनाया। प्रदेश के अंदर न केवल लोक कल्याणकारी योजनाओं को बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्यों को भी लेकर के प्रदेश को एक नई गति देने का कार्य हुआ है। अन्नदाता किसानों के उसको ध्यान में रखते हुए भी पहली बार हुआ आजादी के बाद जब अन्नदाता किसानों के निजी नलकूप में जो हम लोगों ने टैरिफ में 50% की छूट दी थी, उसके कारण पावर कारपोरेशन को जो लॉस हुआ होगा उसके लिए पावर कारपोरेशन को 1250 करोड़ रुपए की राशि इसके माध्यम से उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। और इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के साथ ही प्रदेश के अंदर चीनी मिलों के आधुनिकीकरण के साथ साथ उन चीनी मिलों के विस्तारीकरण की कार्रवाई को और वहां पर नए जो संयंत्र लगने हैं, इन सब के लिए डिस्टिलरीज वगैरह की स्थापना होनी है। इसके लिए भी कार्रवाई करने की इस पर हम लोगों ने इसके लिए धनराशि की व्यवस्था की है। युवाओं के लिए खासतौर पर विश्वविद्यालय स्तर पर जो युवा कार्य वहां पे अध्ययन कर रहे हैं, सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि केवल पाठ्यक्रम तक हम उन्हें सीमित न रखें बल्कि स्पोर्ट्स भी और अन्य तमाम प्रकार की रचनात्मक गतिविधियों के साथ हम अपने युवाओं को जोड़ सकें। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि मार्च-अप्रैल में उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल जो अपना विश्वविद्यालय खेलकूद की प्रतियोगिताएं उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन उत्तर प्रदेश के अंदर आयोजित किया जा रहा है। उसके लिए धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने की है। 33,769 करोड़ 55 लाख रुपए का एक कुल अनुपूरक बजट है। महोदय, बजट हमारा जो मूल बजट आया था, जो उसे मिलाकर के अगर हम देखेंगे तो यह अब मिलाकर मूल बजट हम लोग लेकर आए थे, वह आया था 6,15,000 करोड़ रुपए का आया था और अब ये मिलाकर के लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए का बजट हमारा पूरा 22-23 का उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के आकार के अनुरूप ये बजट बनने जा रहा है। इसमें जिन चीजों पर हम लोगों ने ज्यादा फोकस किया है और वह है कि एक तो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो उसकी कुछ प्रमुख शर्तें हैं और उसमें जो महत्वपूर्ण गति दे सकता है, इसमें एक अर्बनाइजेशन उसकी एक महत्वपूर्ण शर्त होती है। हमने प्रदेश के अंदर नए नगर निकायों के गठन भी किए, नए शहरों के विकास के लिए भी कार्य कर रहे हैं, कुछ नए मॉडल इसके लिए तैयार किए जा रहे हैं और नए शहरों के विकास के लिए भी हम लोगों ने अलग अलग नई टाउनशिप स्थापित की जा सके, इसके लिए
4,000 करोड़ रुपए इस बजट में प्रस्तावित किए हैं, जो हम लोग इन नए शहरों के विकास में कार्य कर सकेंगे। एमएसएमई सेक्टर को भी गति देने के लिए निजी पार्क स्थापित किए जा सके, इंडस्ट्रियल स्टेट विकसित किए जा सके। एमएसएमई की उत्तर प्रदेश की पॉलिसी देश की बेहतरीन पॉलिसीज में से एक है, जिसमें से हम लोगों ने 1000 दिन तक किसी भी निवेशक को इस बात की छूट दी है, 1000 दिन तक वो अपना निवेश करें, अपने उद्योग को संचालित करें और बाकी औपचारिकताओं को 1000 दिन के अंदर वो अपना पूरा कर लें। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कदम था और उस कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश ने उत्तरप्रदेश किया है। अब 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था हम लोगों ने एमएसएमई सेक्टर में निजी पार्क की स्थापना के लिए और इंडस्ट्रियल स्टेट की स्थापना के लिए यहां पर हमने व्यवस्था दी है। एक्सप्रेस हाईवे हमारे हैं, लेकिन एक्सप्रेस हाईवे केवल कनेक्टिविटी के माध्यम न बने, बल्कि इसका हम बेहतरीन उपयोग कर सकें। इन एक्सप्रेस हाईवे पर हम जगह जगह औद्योगिक क्लस्टर विकसित कर सकें, इस दिशा से भी बजट में 8,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है। पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के लिए भी हम लोगों ने 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। हम सब जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विगत वर्ष ही इस पीएम गतिशक्ति नेशनल प्लान की जो घोषणा की है, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। खासतौर पर अब तक होता क्या था, कोई प्रोजेक्ट बनता था और बिना किसी प्लानिंग के वह कभी कभी अटक जाता था, एनओसी में बहुत समस्या होती थी। अब किसी भी प्रोजेक्ट को प्रारंभ करने के पहले आप पीएम गतिशक्ति नेशनल जो प्लान बना है, उस प्लान के अंतर्गत उसको आप डालेंगे, अपने आप ही आपको पता लग जाए कि इसका अलाइनमेंट की मार्ग में कोई बैरियर तो नहीं है। बैरियर है तो इसको हटाने के लिए क्या प्रावधान होने चाहिए, और उस पूरी प्रक्रिया को ऑटो मोड पर उस पूरे कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत बार होता क्या था, जैसे हम लोग जाते हैं बलिया ही जाते हैं, तो बलिया जाने के लिए देवरिया से बलिया जाते हैं तो भागलपुर का एक ब्रिज है, आप देखते होंगे भागलपुर का ब्रिज साल में एक बार कई दिनों के लिए बंद होता है, क्योंकि उसकी मरम्मत की कार्रवाई होती है। और मरम्मत कहां अक्सर होता था, अक्सर हम लोग देखते थे प्लानिंग के समय कमी, अलाइनमेंट वहां पर या तो सॉइल टेस्ट में या फिर उसके अलाइनमेंट में कहीं ना कहीं उस समय कोई गलती थी, जिसको समय रहते उसका समाधान नहीं हो पाया। कारण है जिंदगी भर वह कमी उसकी बनी रहेगी। आज के दिन पर पीएम गतिशक्ति आपको इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने जा रहा है कि आपके सामने पहले से ही इस प्रकार के अलाइनमेंट को तय करने के लिए पूरा ऑप्शन होंगे कि आपको कहां पर इस परियोजना को लागू करना है, जिससे आने वाले समय में इसका भरपूर लाभ लोगों को प्राप्त हो सके। और इसके लिए भी हम लोगों ने बजट में 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। मेरी पूरे सदन से एक अपील होगी कि उत्तर प्रदेश का इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है फरवरी माह में, और इन्वेस्टर समिट के बाद ही मुझे लगता है कि बजट सेशन उसके बाद ही हो भी पाएगा। हम सबका दायित्व बनता है कम से कम अपनी विधानसभा के लिए, शासन ने जो 25 सेक्टर चिन्हित किए हैं, उस 25 सेक्टर में हम निवेश की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं। और बहुत अच्छा इसमें आपकी स्वयं की छवि भी इसमें बनेगी, और आपको भी इस 25 सेक्टर से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण कार्य होंगे, जिसमें हम लोगों ने डिफेंस बाय एरोस्पेस का, इलेक्ट्रॉनिक्स, विनिर्माण नीति, नागरिक उड्डयन की नीति, एमआरओ नीति, इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो हमारी पॉलिसी है, वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक नीति, फार्मा की नीति, आईटी, डाटा सेंटर, सौर ऊर्जा, कृषि, एक्सपोर्ट की, खाद्य प्रसंस्करण, स्टार्टअप, बायो एनर्जी, हैंडलूम और वस्त्र नीति, पर्यटन नीति, हमारी इंटीग्रेटेड टाउनशिप की पॉलिसी है, फिल्म नीति है, एमएसएमई की नीति है। यानी इन सभी को लेकर के अगर आप देखेंगे औद्योगिक विकास और रोजगार से संबंधित नीति, ये 25 अलग अलग सेक्टर से जुड़ी हुई पॉलिसी के अंतर्गत एक पर्याप्त लैंड बैंक बना करके
हम लोग निवेश को आकर्षित कर रहे हैं। दुनिया इस निवेश की तरफ देख रही है और दुनिया यहां पे निवेश करने के लिए उतावली दिखाई दे रही है। हमारे लिए हर एक निवेशक आदरणीय है, सम्मानीय है और अपने हर एक इन्वेस्टर पार्टनर को यहां पे सुरक्षा और हर प्रकार की सुविधा देना ये हमारा दायित्व है। हम उसको पूरी प्रतिबद्धता के साथ करेंगे। लेकिन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा जब स्थानीय स्तर के हमारे उद्यमी व्यापारी भी इस पूरे अभियान के साथ जुड़े। विधानसभा स्तर पर, जनपद स्तर पर हम भी अपने स्तर पर लोगों को प्रेरित कर सकते हैं, हर एक स्तर पर कर सकते हैं। अच्छे विश्वविद्यालय बन सकते हैं, कोई जनपद एजुकेशन का हब बन सकता है, कोई जनपद उत्तर प्रदेश के अंदर मेडिकल का हब बन सकता है। आखिर प्राचीन काल में थे ना, काशी धार्मिक नगरी के साथ साथ शिक्षा की एक नगरी थी, वैदिक ज्ञान की एक नगरी थी। प्रयागराज कभी शिक्षा के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभराई था। ऐसे ही हम लोग अलग अलग जनपदों में अलग अलग केंद्र भी बना सकते हैं और जनपद में अलग अलग सेक्टर को भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। राज्य सरकार इसमें भरपूर मदद करेगी। हम थोड़ा भी प्रयास करेंगे, स्थानीय उद्यमियों को, स्थानीय व्यापारियों को इस दिशा में प्रयास करवा करके किसी भी सेक्टर में वहां निवेश करना चाहेगा, सरकार इन सबको उनके साथ जोड़ने के लिए तत्पर है। और सरकार के द्वारा जो लेट लपीती होती थी, हम लोगों ने निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से निवेश की हर प्रक्रिया को एक सिंगल विंडो सिस्टम के साथ जोड़ा है। निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से 300 देश का सबसे बड़ा निवेश मित्र का यह पोर्टल है, जिसमें 340 से अधिक सेवाओं को हम उसके माध्यम से दे सकते हैं। जिन लोगों के द्वारा हमारे साथ एमओयू होगा, उसको भी निवेश सारथी के माध्यम से हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उसकी एक एक कार्रवाई की मॉनिटरिंग करना और कहां पे अटका हुआ, अगर किसी स्तर पर वो अटका हुआ है तो उसकी मॉनिटरिंग करने के साथ साथ उसकी जवाबदेही भी तय करना और साथ साथ जिन्होंने निवेश कर लिया है वह समय से उनका इंसेंटिव उन्हें मिल सके, इसके लिए भी हम लोगों ने यहां पर एक पूरी व्यवस्था, एक पोर्टल उस रूप में विकसित करते हुए इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। और मैं यहां पर सभी माननीय जनप्रतिनिधियों से इस बारे में अपील करूंगा कि वे लोग भी अगर थोड़ा रुचि ले लेंगे अपने विधानसभा स्तर पर, अपने जनपद में, अपने क्षेत्र में या प्रदेश के अंदर कहीं भी कोई निवेशक वे भी आना चाहेंगे, हम उन सब का भी स्वागत करेंगे।